नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, छात्रों का आंदोलन, काकरोचों का आंदोलन एक सफलता के साथ फिलहाल खत्म हो गया है और ये एक बड़ी उपलब्धि भी है, बड़ी जीत भी है एक ऐसी सरकार के खिलाफ जो कि बहुत ही दमनकारी है और जो किसी भी आंदोलन को बर्दाश्त नहीं करती है। तो उस सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलनकारियों ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ सवाल हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए, उन्हें भुलाया नहीं जाना चाहिए। खास तौर पर एक ऐसा आंदोलन इस देश में हो चुका है जिसने इस देश के साथ विश्वासघात किया है। 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन था, अन्ना आंदोलन जिसका नाम था और जिसमें देश भर के बहुत सारे लोग शामिल हुए थे, बहुत सारे नामी गरामी लोग उसमें शामिल हुए थे। और फिर बाद में हमने देखा कि उस आंदोलन का हश्र क्या हुआ। उस आंदोलन ने इस देश के पीठ पर छुरा भोंक दिया, उसके साथ विश्वासघात किया। उस आंदोलन से जो हीरो बने थे, नायक बने थे, उन्होंने किस तरह से राजनीति में जाकर अपनी अवसरवादिता का परिचय दिया। और राजनीति में जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन राजनीति में जिस उद्देश्य से गए थे उसको छोड़कर वो सत्ता की राजनीति करने लगे और सत्ता की बंदरबाट में उलझ गए। तो वो इतिहास हमें इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि अब जो आंदोलन खड़ा हो रहा है, कहीं वो भी अन्ना हजारे वाले आंदोलन की तर्ज पर आगे ना बढ़े, ख़त्म ना हो जाए, उसका कोई इस्तेमाल ना कर ले। आप देखिए कि अन्ना हजारे के आंदोलन में अब आज के आंदोलन, ये जो आंदोलन हुआ है, इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए तो आपको समझ में आता है कि अन्ना हजारे आंदोलन कितना फूहड़ था, कितना बकवास था। मंच पर जो लोग वहाँ पर होते थे, कितने घटिया तरीके से राष्ट्रवाद को भुनाने की कोशिश करते थे। बार बार झंडे लहराना, भारत माता की जय वगैरह वगैरह के ज़रिए एक उन्माद पैदा करने की कोशिश करते थे और उसकी वजह से देश भर के बहुत सारे लोग बगैर आगा पीछे सोचे उससे जुड़ते चले गए और एक निराशा का समय तो वो था ही, और इसलिए लोग उसमें शामिल होते गए और उस आंदोलन ने जो बहुत सारे झूठ परोसे, उन झूठों का भी शिकार होते गए। फिर हमने देखा आंदोलन से निकले किरण बेदी, वीके सिंह, अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव, इस तरह के जो लोग थे, उन्होंने किस तरह से गलत राहें पकड़ी और अपने अपने भलाई के लिए उस आंदोलन से पैदा हुई ऊर्जा या पहचान का इस्तेमाल कर लिया। सवाल उठता है कि अब ये जो नया आंदोलन खड़ा हुआ है, कहीं वो अन्ना आंदोलन की राह पर तो नहीं चल देगा? कहीं इस आंदोलन से जो नेता, छात्र नेता हीरो बन रहे हैं, नायक बन रहे हैं, कल वो भी उसी राजनीति की चोर गली में जाकर तो अपने स्वार्थ सिद्ध करने में नहीं लग जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से 2011 के अन्ना हजारे आंदोलन में आरएसएस ने घुसपैठ की, आरएसएस ने उस आंदोलन का इस्तेमाल किया और आरएसएस आज सत्ता पर काबिज है। बीजेपी नहीं, आरएसएस सत्ता पर काबिज है। और कहीं ये आंदोलन भी आरएसएस के चंगुल में तो नहीं चला जाएगा। आरएसएस के से द्वारा प्रायोजित है, सरकार इस आंदोलन का इस्तेमाल कर रही है। इस तरह के बहुत सारे सवाल अभी भी खड़े किए जा रहे हैं। जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से खड़े किए जा रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी को किसने खड़ा किया, किसने परमिशन दी, किसने मौका दिया, वगैरह वगैरह। हम उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि सोनम वांगचुक की जो भूमिका थी और जो उनका अतीत है वो बहुत ही संदिग्ध है। वो आरएसएस और बीजेपी से करीब से जुड़े रहे हैं, उनका परिवार जुड़ा रहा है, इसलिए ये सवाल बार बार उठ रहा है और उठता रहेगा जब तक कि कोई बहुत ठोस तरीके से ये समझ में न आ जाए कि ये आंदोलन दरअसल विशुद्ध रूप से देश को बदलने का आंदोलन है। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से निकालने का आंदोलन है, छात्रों के लिए भविष्य को संवारने का आंदोलन है। ये जब तक
स्थापित नहीं होता तब तक ये संदेह भी बने रहेंगे, और आज अभी ये स्थापित नहीं हुआ है। एक मामूली जीत है, बड़ी जीत भी कह सकते हैं, मामूली जीत भी कह सकते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं। उनकी जगह जो प्रहलाद जोशी आ गए हैं वो उनसे भी खतरनाक व्यक्ति हैं, क्योंकि वो भी शिक्षा का भगवाकरण करना चाहते हैं, शिक्षा का कारपोरेटीकरण करना चाहते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो पूरी तरह से संघी और जो कारपोरेट घरानों की पकड़ है उसके हिसाब से तैयार की गई है। तो ये जो नए मंत्री आए हैं वो भी उसी एजेंडे पर ही चलेंगे, तो ये खतरा भी है। और अब ये सावधानियां बरतने की ज़रूरत है कि कैसे इस जो संघियों का जाल है या संघियों का जो एजेंडा है कि इस आंदोलन का उपयोग करके विपक्ष को कमज़ोर कर दो, विपक्ष के वोट बांट दो, विपक्ष को जो समर्थन मिल रहा है उसको कम कर दो। अगर ये इस एजेंडे में भी ये छात्र राजनीति फंसती है तो फिर ये देश के साथ दूसरा विश्वासघात होगा 15 सालों के भीतर। तो जो इस आंदोलन के नेता हैं, जो इस आंदोलन के समर्थक हैं, जो इस आंदोलन के भागीदार हैं, जो इस आंदोलन के सलाहकार हैं, उन्हें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, बहुत सोच समझकर अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और आगे की रूपरेखा बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। वो कौन से मुद्दे हैं जिनको वो उठाएंगे और कौन सी राजनीति है जिसको ठोकर मारेंगे। ये अच्छी बात है कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसमें हिंदू मुसलमान कहीं दिखा नहीं, संघ की राजनीति कहीं दिखी नहीं, भगवा राजनीति कहीं दिखी नहीं, घृणा और हिंसा की राजनीति कहीं नहीं दिखी। एक मेलजोल सहकार की राजनीति थी जो कि अच्छा संकेत है। शांतिपूर्ण और अहिंसा की राजनीति थी जो आश्वस्त करती है कि आगे चलकर ये आंदोलन सही दिशा पकड़ सकता है। इस आंदोलन में वाम दलों के जो छात्र संगठन शामिल थे वो भी आश्वस्त करते हैं कि ये आंदोलन को गलत दिशा में भटकने नहीं देंगे। लेकिन चूंकि पहले जो अन्ना आंदोलन के साथ जुड़े थे प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, प्रोफेसर आनंद कुमार, इस तरह के लोग जब जुड़े थे तो उसको एक क्रेडिबिलिटी मिली थी। और लेकिन जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ हमने देखा कि कैसे उन सब को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। एक पार्टी बनी आम आदमी पार्टी और उसमें इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। पूरी तरह से केजरीवाल एंड जो कॉटरी थी, जो उनकी मंडली थी, उसने कब्जा कर लिया था। तो ये सारे जो अन्ना आंदोलन के सबक हैं आज छात्र आंदोलनकारियों को याद करने चाहिए और उन सबकों को ध्यान में रखकर अपनी आगे की रणनीति बनाना चाहिए। उन्हें अगर इस देश के युवाओं का इतना बड़ा समर्थन मिला है, जो जोश व खरोश उन्होंने उनके इस आंदोलन के प्रति दिखाया है, उसका सम्मान करना उनका फ़र्ज़ है, उनका कर्तव्य है। और अगर वो नहीं करते हैं तो ये एक और विश्वासघात होगा इस देश के साथ, इस देश के युवाओं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।